अरसाए दराज से पर्दाए स्क्रीन से दूर खूबरू फिल्म स्टार रीमा खान से मिलने पहुंचे। बाहर आकर खुश आमदेद कहा। फिल्म बुलंदी से फिल्मी कैरियर का आगाज किया, शादी के बावजूद अभी तक शोहरत की बुलंदी पर है। राज क्या है? बुलंदी पर पहुंचना तो मुमकिन है, मगर बुलंदी पर फाइज रहना किसी किसी का नसीब है। और सच बात है सुहेल साहब, यह कनात ही है जो लोगों में नहीं है, जिसकी वजह से कई लोग ये समझते हैं कि जी हमें मकाम मिला मगर उस पर हम उसको कायम नहीं रख सके, या आज भी हमारे पास सब कुछ है। बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई जैसा इसको देख रहे थे आज तक वैसी है। वो फिर आप लोगों की नज़रों को हिप्नोटाइज कर देते हैं अपने अच्छे अमल से। तो आप हिप्नोटिज्म की भी माहिर हैं। अच्छा, अपने जादू जादू करना आता? जादू पर पहले बिलीव नहीं था, मगर सुनते हैं कैसा होता है, किया कभी नहीं। तो क्या आप पर कभी जादू हुआ है? हाँ, मेरे पर हुआ है। किसने करवाया था? कोई एक हो तो बताऊं। मर्द थे कि औरतें? मर्द तो ऐसे बदनाम है, ज्यादा ऐसे काम खवातीन ही करती हैं। जादू का आप पर असर क्या पड़ा? असर यह है कि कुछ तबीयत ऐसी कि आप बिल्कुल सेहतमंद हो, मगर आप हर अच्छा काम करने से अपने आप को खाइफ समझें, अपनी ज़ात के अंदर आपको एक अजीब सी नफ़ी महसूस हो। पता तो चल ही गया होगा किसने करवाया था? नाम सुनने को मिले। कोई आपकी साथी अदाकारा थी? वो तो जब मैं फिल्म्स में काम करती थी तब भी थी खाइफ मुझसे, और आज भी शायद हों। तो क्या जादू का मकसद आपकी शादी को नाकाम करवाना था? कुछ लोग चाहते थे कि शादी हो जाए, जान छूटे इससे। कुछ लोग चाहते थे शादी ही ना हो। तो हर तरह के लोग थे, हर तरह की सोच। नहीं, जिनके साथ आपकी रही है टसल। मेरी लड़ाई कभी किसी से नहीं हुई। लेकिन बहरहाल कंपटीशन तो था ना, उनकी तरफ मुकाबला था उनकी तरफ से मैंने वो जुबान से लड़ती थी, मैं काम से जवाब देती थी। आपके शौहर डॉक्टर तारिक शहाब को भी तो ये बातें पहुंचाई गई होंगी? बहुत बातें। वो क्या पहुंचाते, मैं हर बात खुद करती हूँ। तो क्या अदाकार शान और अदाकार बाबर अली के स्कैंडल भी आपने अपने शौहर को बता दिए? जी बिल्कुल, स्कैंडल मेरे जुबानी बने, प्रैक्टिकल नहीं थे। सारे नाम भी डिस्कस किए डॉक्टर तारिक शहाब से? 2-3 नाम ही ऐसे थे जो मेरे करियर में, जिनको मेरे साथ मंसूब करने की कोशिश की गई थी। जैसे अदाकार शान है, अदाकार बाबर अली है। जब हम फिल्म्स करते थे तो पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग इकट्ठे करते थे, और कॉन्सर्ट्स भी करते थे, शूटिंग्स भी इकट्ठे होती थी। जब आप इकट्ठे रहते हैं और मुसलसल नजर आए लोगों को, तो कई लोग खाइफ तो हो ही जाएंगे ना। तो इसमें उनका क्या कसूर? पसंदीदगी तो थी? हो सकती है, मैं क्यों कहूँ कि नहीं है। तो पसंदीदगी थी। लाइकिंग को आप कह सकते हैं कि मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती थी मोहम्मद राना के साथ, बाबर अली के साथ, जॉन रेम्बो के साथ, शान के साथ शुरू में, मगर उनके साथ मेरी एक मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनी। हालांकि आपने फिल्मी कैरियर तो अदाकार शान के साथ ही शुरू किया था। शुरुआत हमारी इकट्ठे हुई थी, मगर चूंकि वो बहुत बड़े माँ बाप के बेटे थे, तो एक तकब्बुर था उनके जहन में शुरू से ही कि वो रियाज शाहिद और मैडम नीलो के बेटे हैं, तो बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे अपने कोलीग्स को। इख्तिलाफात हो गए, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हो गए। फिर 1994 के बाद उनके साथ काम नहीं किया मैंने। फिर उनके साथ फिल्म की निकाह 1998 में, मगर उससे पहले वो सुपरस्टार थे, अकेले सुपरस्टार थे। उन्होंने मेरे साथ काम करने को तरजीह नहीं दी। उस वक्त बहुत प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस थी हमारी। मदीहा शाह थी, बहुत बड़ी स्टार थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। उनके अलावा साहिबा थी, खुशबू थी, और नादरा थी, और बहुत रूबी नियाजी थी। बहुत प्यारे प्यारे नाम थे। तो शान, सब ने उनके साथ काम किया। शान प्रेफर करते थे उनके साथ काम करना, आपकी बजाय? मेरी बजाय। आपको बुरा तो लगता होगा ये? नहीं, मेरे लिए वो चैलेंज था, और शायद मैं उनकी इस हवाले से बहुत एहसानमंद हूँ कि उसी चीज़ ने मेरे अंदर एक स्पिरिट पैदा किया कि मुझे अपने आप को मनवाना है। रोमांटिक सीन कौन अच्छे करता था, अदाकार शान या अदाकार बाबर अली? बाबर अली। बाबर के साथ ज़्यादा फिल्म्स की, और बाबर को डायलॉग्स बोलने पर बहुत अबूर हासिल था।
शान उस वक्त फंबल करते थे, मगर आज शान बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं। दोस्त डॉक्टर उमर आदिल से मिलने कैंट में उनके घर पहुंची। जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर उमर आदिल का घर अपनी खूबसूरती और आराइश की वजह से निगार खाना लगता है। लोग कहते थे रीमा ने बस के नहीं देना। अरे ये तो करोड़ों दिलों की धड़कन है, एक डॉक्टर साहब के दिल में कैसे बस के रहेगी, बेचैन हो जाएगी। अरे इतनी हसीन औरत को ममता कैसे कबूल करेगी, ये हर चीज़ को डिफाई करती है। सर जी, सारी दुनिया की अगर आपको मोहब्बतें और परस्तिश हासिल है, फिर अकल ये रहनी चाहिए कि एक का हाथ पकड़ के उसके घर में बैठ जाना औरत की मेराज है, बिल्कुल उससे अपना कफील मान लेना। सर ये लड़कियां कोई मामूली लोग नहीं होते, ये कमाल ख़वातीन होती हैं। एक अदाकारा अपने साथ एक पूरी इंडस्ट्री को चलाती है। कितने ही लोग हैं, टेक्नीशियन, स्टूडियो हैंड्स, डायरेक्टर। अरे वो चिप्स बेचने वाला जो कि सिनेमा में इनकी फिल्म के इंटरवल में चिप्स बेचता है। वक्त की बात है कि कल वो वक्त था, आज ये वक्त है, आने वाला वक्त न जाने कैसा होगा। तो वक्त के हवाले से जावेद अख्तर साहब का एक बड़ा खूबसूरत कलाम है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, सारी सदियां पोशीदा हों, ना कोई आइंदा ना गुज़श्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है वो हो रहा है। क्या ये सच है? मैं सोचता हूँ कि सफ़र में हम हैं, गुजरते हम हैं। जिसे समझते हैं हम गुजरता है, वो थमा है। गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है। किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। रीमा खान क्या पैदाइशी नाम है या फिर किसी माहिर इल्मुल आदात के मशवरे से रखा गया? पैदाइशी नाम है। इस नाम के माने बहुत खूबसूरत हैं। अरबिक में रीमा का मतलब है सफ़ेद हिरनी, और सफ़ेद हिरनी को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। तो क्या आपके गोरे रंग को देखकर नाम रखा गया था? जब पैदा हुई तो बहुत गोल मटोल लाल सुर्ख थी, उस वक्त गोरी नहीं लाल थी। मीरा और रीमा दोनों इल्मुल आदात के मुताबिक एक ही नाम है, लेकिन दोनों के कैरियर और दोनों की ज़िंदगी में इस कदर तज़ाद क्यों? अमल दोनों का मुख्तलिफ रहा है, काम एक ही था, सोच मुख्तलिफ थी। मीरा के साथ इकट्ठे काम किया, दोस्ती भी तो रही होगी। बिल्कुल, उनके साथ मैंने मिस इस्तांबुल में काम किया, आसिफ अली पोता साहब की फिल्म फायर में काम किया। बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, बल्कि फ़ैन थी, बहुत इज्जत करती थी। मीरा आपकी फ़ैन थी? ये उन्हीं के अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझे नीलाम घर की रिकॉर्डिंग कर कर, मैं और जावेद फाजिल साहब आ रहे थे और हमने एक फेस्टिवल में जाना था, तो उसके लिए हमने तस्वीरें खिंचवानी थी। तो एक लड़की अंदर एंटर हुई और उसने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपके साथ एक तस्वीर खिंचवाना चाहती हूँ। और कुछ अरसे बाद जब मैंने उनको फिल्म्स में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो लड़की जो कल मुझे मिली थी, आज वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चांद बना रही है। बिल्कुल लड़की थी और बाकी बहुत कम उम्र थी उस वक्त। फिर इख्तलाफात कैसे हो गए? उनको कुछ जर्नलिस्ट हजरात ऐसे थे जिन्होंने उनको पॉइजन किया। खूबसूरत तो आप भी बहुत थी,
किसी हदायतकार या किसी प्रोड्यूसर ने आप पर पैसे क्यों नहीं लगाए? खूबसूरती नहीं काउंट कर दी ये है कि आपकी कनेक्शन। मगर मैं कहना चाहूँगी कि मेरे करियर में मुझे किसी ग्रुप ने कभी सपोर्ट नहीं किया, मेरी हौसला अफजाई नहीं की, ना किसी डायरेक्टर ने कि मेरे पर उनका। जी बिल्कुल, सबके लिए सब ने किया। जैसे नीली साहिबा मेरी फेवरेट अदाकारा, उनको नज़रुल इस्लाम साहब बहुत पसंद करते थे, तो हर फिल्म में उनके लिए वो ख़ास किरदार लिखवाते थे नज़रुल इस्लाम साहब। फिर साइमा आई तो उनको सैयद नूर साहब उनके आई थिंक पैमाने पर वो पूरा उतरती थी जिस तरह के वो किरदार लिखते थे, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाए। सना को जावेद शेख साहब ने बहुत सपोर्ट किया, मीरा को एवेन्यू पिक्चर्स वालों ने और शहजाद रफ़ीक साहब ने बहुत सपोर्ट किया। आप समझ लें कि मेरा स्पेशल बॉन्ड मैडम शमीम आरा के साथ था, मेरी वो मेंटोर भी रही हैं बीइंग ए डायरेक्टर। तो शमीम आरा ने तो आप पर पैसे लगाए? पैसा तो प्रोड्यूसर लगाता था, और उनकी हर फिल्म का दूसरा ही कोई प्रोड्यूसर, नया प्रोड्यूसर होता था, और उनमें मेरे साथ कई फिल्म्स में रेशम भी थी, मीरा भी थी। मगर फिर जिन्होंने मैडम का दिल जीता वो मुसलसल मैडम के साथ काम करती गई। बल्कि मैं तज़किरा करना चाहूँगी, इसमें हमारे ग्रुप में साहिबा भी उसी तरह पूरी शामिल है। तो क्या साहिबा को अपनी माँ अदाकारा निशो की सपोर्ट नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्ट में शायद उसको पहला चांस मिलने के हवाले से हो, लेकिन उसके बाद साहिबा ने जितनी भी फिल्म्स की वो उसकी अपनी मेहनत की वजह से उसको मिली। तो मैं, साहिबा, रेम्बो और बाबर अली, हमारे ग्रुप बन गया था जो मैडम शमीम आरा का फेवरेट ग्रुप था। लेकिन आप भी अपने ग्रुप में किसी को घुसने नहीं देते थे? मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं थी, मैं मना नहीं कर टॉप हीरोइन थी आप? मैं बिल्कुल कामयाबी मेरे घर की बांधी थी, और लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मुझसे पूछते थे कि सेकंड लीड में हम आपके साथ किसको लें, मगर मैं हमेशा कहती थी जो आपको बेहतर लगता है। आपकी मुखालफ अदाकाराएं कहती हैं रीमा बहुत चालाक है, ये हर चीज की मनसूबाबंदी करती है, ये शादी भी उसने मनसूबाबंदी के तहत की है। मेरी पॉजिटिविटी को अगर कोई प्लानिंग समझे, चालाकी का नाम दे, तो ये उनकी सोच है। क्या उनको किसी ने मना किया कि वो प्लानिंग ना करें? उन्होंने भी आपकी पैरवी तो की, अमेरिका में अपने लिए खामंद ढूंढा, ये अलग बात के कामयाब ना हो सकी। अक्लमंद होने में और चालाक होने में फ़र्क है। उन्होंने चालाकी से काम लिया, अक्लमंदी से नहीं, इसलिए दोनों के अमल आपके सामने। वक्त के साथ साथ लहजे में शाइस्तगी और लिबास में वकार आता गया। क्या जहन में पहले से कोई मिसाल या आइडियल था? बचपन से ही मेरे वालिद मेरे आइडियल रहे, और उनके साथ साथ हर वो शख्स जो शाइस्तगी के असलूब को नज़रअंदाज नहीं करता, वो मेरा आइडियल रहा, और मैं सीखती थी। नहीं, कोई बाकायदा उस्ताद भी बनाया या सिर्फ दूर दूर से रूहानी उस्ताद बनाए? ये वाकई मेरी खुशबख्ती है कि ऐसे लोगों से मुझे प्यार मिला जिनकी एक बहुत ख़ास पहचान रही है इल्म व अदब के हवाले से। उनमें मैं नाम लेना चाहूँगी मोइन अख्तर साहब का, अनवर मकसूद साहब का, अमजद इस्लाम अमजद साहब का, हसन निसार साहब का, आप जैसी शख्सियात। और फिर मुझे मौका मिला डॉक्टर उमर आदिल साहब के साथ काम करने का। हीरे और जवाहरात के लॉकेट और अंगूठियाँ, रीमा नाम की खालिस सोने की बनी हुई ये अंगूठी, ये सारी दौलत खावन की है या फिर आपने अदाकारी से जो कमाया ये उसके असरात अभी तक मौजूद है? रीमा सोने से लिखा हुआ आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, तो ये आसिया साहिल की बेटी हैं मदीहा साहिल, वो ज्वेलरी का काम करती हैं, और ये उन्होंने मुझे मेरी एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया। जहाँ तक ये अंगूठी है, ये मेरी एंगेजमेंट की अंगूठी है, ये डॉक्टर साहब ने मुझे दी थी, उनकी वालदा ने पहनाई थी। ये मेरी 5वीं एनिवर्सरी पर डॉक्टर साहब ने मुझे दी। और जहाँ तक बाकी जवाहरात का ताल्लुक़ है या चीज़ें कुछ मेरी मेहनत के हैं, चाहे वो मेरा हो या उनका हो, बात यह है कि मुझे अपने हस्बैंड की दी हुई हर चीज़, वो चाहे पत्थर की क्यों ना हो, करोड़ों की लगती है, क्योंकि उसमें उनका जो प्यार है, जो खुलूस है, वो किसी हीरे को पत्थर बना सकता है और पत्थर को हीरा बना सकता है। और अगर ये आपकी नज़र में ये ज़र जो है इसकी अहमियत है, बिल्कुल अहमियत है, मगर मेरी नज़र में सिर्फ उतनी। कितना का ज़र इकट्ठा कर लिया आपने? प्यार का ज़र बहुत इकट्ठा किया सुहेल साहब मैंने। लेकिन आपको भी शौक तो है ना ज्वेलरी का? मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मेरी कलेक्शन बहुत महदूद है मगर बहुत ख़ास। 100 तोला तो होगा आपको? 100 हो या 1 तोला हो, मगर बहुत ख़ास है। तो क्या वहाँ प्रॉपर्टी भी खरीदी है आपने अपने नाम से?
मैंने अपने नाम से कभी कुछ नहीं लिया सुहेल साहब। मेरे हस्बैंड के पास है, जो उनकी वो मेरी। वो उनकी है या आपकी है? दोनों की। अच्छा, दो। मुझे गर्ज नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये मिसाल है मेरी कि 12 साल तक मैं एक ही पुरानी गाड़ी में सुपरस्टार होने के बावजूद स्टूडियो में जाती रही। जब बीइंग ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरी फिल्म कोई तुझ सा कहां 2005 में हिट हुई, तो मैंने शाहनवाज मोटर वालों से मर्सिडीज बुक करवाई। और ये शाहनवाज वाले जिंदा बैठे हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री की वाहिद खातून हैं जिन्होंने खुद पैसे देकर गाड़ी खरीदी। बाकी कहाँ से लेते हैं? मुझे नहीं पता, शायद किसी के वालिद ने, किसी के भाई ने, या किसी के हस्बैंड ने हेल्प की हो, या किसी के बॉयफ्रेंड ने हेल्प की हो। बल्कि मुझे स्टूडियो वाले मजाक करते थे कि आप से बाद में आने वाली लड़कियां प्राडो में आ रही हैं और बड़ी बड़ी चमकती गाड़ियों में आ रही हैं और इतने बड़े बड़े उनके मार्बल वाले घर हैं। तो वो अब कितना बड़ा घर है अमेरिका में? मैंने जो ख्वाहिश नहीं की उससे भी बड़ा रब ने नवाज दिया। कितने कनाल का है? हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, मगर हमारे दिल बहुत बड़े हैं। कहाँ फिल्मी दुनिया की रोशनियां, लाखों करोड़ों परस्तार, और कहाँ किचन में रोटियां पकाना। मुश्किल तो लगता होगा। नहीं सुहेल साहब, मुश्किल है। शोहरत को छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब कितनी पॉकेट मनी मिलती है? इतनी पॉकेट मनी मिलती है कि जिससे मैं बहुत खुश होती हूँ, और जो मुझे चाहिए होता है मैं उसको बासानी खरीद सकती हूँ। 40-50 लाख है डॉक्टर साहब के बस में हो तो वो सारी दुनिया की दौलत मेरी झोली में डाल दे, और उन्होंने डाली भी है, जो सच बात है। प्यार की दौलत से मेरे दामन को भर दिया उन्होंने। कभी रोटियां पकाती हैं खुद तवे पे? बिल्कुल पकाती हूँ, और इतनी अच्छी रोटी बनाती हूँ। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। जब मैं पाकिस्तान में रहती थी मौका ही नहीं मिलता था कि मैं किचन में जा सकूं, इतना टाइम ही नहीं होता था। क्या अच्छा बनाती हैं आप? उल्लू अच्छा नहीं बनाती नहीं, वो तो आपको आता है। खाना वाकई बहुत अच्छा बनाती हूँ। जो भी बनाऊं उसमें जायका होता है, क्योंकि मैं बहुत दिल से बनाती हूँ। डॉक्टर तारिक साहब को आपकी कौन सी पकी हुई चीज ज्यादा पसंद है? उनको चूंकि घर का खाना पसंद है, तो इसलिए फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। और वो लड़की जो हर वक्त खुशबुओं में रहती थी, तो लहसुन भी, प्याज भी, सब मैं थोड़ी वहमी भी हूँ। हालांकि हेल्पर आती है मेरी, मगर इसके बावजूद हर चीज़ को मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ। अपने शौहर डॉक्टर तारिक शहाब को वो कौन सा गाना है जो आप अक्सर सुनाती हैं? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलके कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। डॉक्टर साहब भी तो आपको कोई गाना या गजल सुनाते होंगे? उनको मेहंदी हसन खान साहब के गाने बहुत पसंद हैं, और कभी कभी एक गाना तो बहुत ज़्यादा गुनगुनाते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। और ये आपको मुखातिब करके सुनाते हैं? ऑफ कोर्स सुहेल साहब, मुझे मुखातिब करेंगे किसी और को मुखातिब करके? डॉक्टर साहब ने अपने दिल का इलाज मुझसे करवाना है। फिल्मी अदाकाराएं बड़ी पोजेसिव और शकी होती हैं। क्या आप भी अपने शौहर पर शक करती हैं? बिल्कुल हसद महसूस नहीं करती, और मैं बिल्कुल शकी भी नहीं हूँ। मैं अगर महसूस करूँ कि वो किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो इसमें शक वाली तो कोई बात नहीं। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो देख रहे हैं, तो क्या बुरी बात है? देखना चाहिए अच्छी चीज़ को। तो हम दोनों के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की मेंटल कंपैटिबिलिटी है, और मेरे ख्याल में किसी रिश्ते की भी मजबूती तभी होती है जब आपको एक दूसरे पर यकीन और एतमाद होता है। मर्दों के इस मुआशरे में कामयाबी के लिए औरत को बहुत मेहनत करना पड़ती है। आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मर्दों के दिल में अल्लाह ताला ने कुशादगी पैदा कर दी। वो बाप जो अपनी बेटी को 5वीं जमात या मैट्रिक से आगे तालीम हासिल नहीं करने देते थे, उनके दिल कुशादा हुए। उन्होंने कहा मेरी बेटी अब कॉलेज भी जाएगी, यूनिवर्सिटी भी जाएगी, और PhD तक पढ़ेगी, इससे भी आगे पढ़ेगी। तो मेरी इस हवाले से बहुत खुशबख्ती है कि मुझे अल्लाह ने ऐसा शौहर दिया कि जिन्होंने मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई,
जो नैरो माइंडेड नहीं थे और जिन्होंने मुझे कहा कि जो तुम ज़िंदगी में करना चाहती हो मेरी पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है। जिंदगी में कामयाबी मिली, शोहरत हासिल की, पैसे भी बहुत कमाए, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? हाँ, एक ख्वाहिश ऐसी थी कि मैं अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रख सकूं। जब मैं काम करती थी तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था। शादी के बाद मैंने तारिक से रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रखना चाहती हूँ, तो उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से मेरी हौसला अफजाई की और अब मैं पढ़ रही हूँ। और मेरे लिए वो दिन बहुत खुशी का और फ़ख्र का होगा जब मेरे हाथ पे डिग्री होगी और मैं अपने हस्बैंड को प्राउडली कहूँगी कि आई हैव अचीव्ड व्हाट आई हैव ड्रीम्ड ऑफ। मर्दाना हुस्न में क्या पसंद है? मुझे गुफ्तगू का अंदाज़। तो क्या मर्दाना वजाहत से मुतासर नहीं होती हैं आप? आपके चेहरे की चमक और आपके गालों की सुर्खी, इसमें कोई मान नहीं पड़ा। क्या इसकी वजह मेकअप है या आपका हुस्न? इंसान की हर चीज़ उसके अंदर से स्टार्ट होती है। अगर आप अपने ज़मीर को आलूदगी से बचाएं तो उसकी शफाफियत हो जाती है। अगर मेरी गाल लगती है थोड़ा है इस बड़ी फिल्म से मैंने प्यारी एक बात पढ़ी थी कि अब दरिंदों से ना हैवानों से डर लगता है, क्या ज़माना है कि इंसानों से डर लगता है। इज्जत नफ्स की शख्स की थी, वाह वाह वाह। नहीं फर्क किता तेरी पूजा दा, नहीं गलतियां दी परवाह की थी। एक तैनू रब नहीं कह सकिया, बाकी सारी रस्म अदा की। वाह जी वाह वाह। शाम के वक्त एवरन्यू स्टूडियो पहुंची। पुराने टेक्नीशियंस और हेल्पर्स रीमा को देखकर बहुत खुश हुए। एवरन्यू स्टूडियो के मालिक शहजाद गुल से उनके दफ्तर में मुलाकात की। हदायतकार अल्ताफ हुसैन और साथी फनकार गुलाम मोहिउद्दीन खसूसी तौर पर इनसे मिलने स्टूडियो आए। ये हमेशा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है और सेट पे जब आती है ना तो मेरा ख्याल कोई खामोश नहीं रहता। कोई ना कोई कभी। और फिर इनका इलेक्ट्रिशियन से लेकर डायरेक्टर तक, प्रोड्यूसर तक, सबसे अपना एक रवैया। आपके अंदर एक नमना छुपी फनकारा थी जो कि हम कोशिश की हम लोगों ने कि उसे बाहर निकाले। वो आपकी फिल्मों के बाद बाकियों ने हौसला किया मुझे चैलेंजिंग कैरेक्टर्स देने का, वरना तो वो एक बाबी डॉल और एक ग्लैमरस छाप लग गई थी मेरे माथे पर कि इसके अलावा ये किसी तरह का कैरेक्टर नहीं कर सकती। मगर ये अल्ताफ साहब का बहुत बड़ा मैं समझती हूँ इसमें रोल है कि जिन्होंने मुझे टाइटल रोल दिए और बहुत चैलेंजिंग किस्म के कैरेक्टर्स दिए। बड़ी हमारी इज्जत रखी, बड़ी मेहनत की मुझ पर, बहुत मेहनत की। शोबिस के हवाले से आप कहें या सोशल लाइफ के हवाले से कहें, रीमा रोल मॉडल है। तो मैं दिल से दुआ देता हूँ रीमा को कि अल्लाह मियां इनको और कामयाबी दे, खुशहाल ज़िंदगी अता करे। और साथ साथ ये है कि रीमा ने अपनी फैमिली का भी ख्याल रखा, अपने वालिदैन का ख्याल रखा, अपनी बहनों के ख्याल रखा, सबको सेट करवाया रीमा ने। एक वक्त ये मुझे बड़ी बुरी लगती है, ये भी मैं आपको बता दें, वो इस वक्त बुरी लगती है जब मैं न्यू गार्डन टाउन में था तो रीमा भी मेरे घर के तीसरे चौथे घर के पास रहती थी। मुझे कहती है गुल्लू साहब जब आप शूटिंग में जाया करते तो मैं छोटी सी थी, मैं आपको देखा करती, मुझे बहुत बुरी लगती। मैंने कहा ये क्यों कहती, मुझे क्या पता था कि मैं आपके साथ मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था।
स्टूडियो के ढाबे की चाय पीकर माजी की याद ताजा की। इनकी जो आदत रही है या इनका जो प्रोफेशनलिज्म है, प्रोड्यूसर का मेरा ख्याल में इन्होंने नुकसान नहीं किया। जो आज हम काम कर रहे हैं बड़ा हम मिस करते हैं और बड़ा लैक करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कहीं थोड़ा बहुत लेट हुई भी है तो इन्होंने ऊपर जाके अपने टाइम से ऊपर जाके जो है ना उसे रिकवर किया। तो मीरा वैल्यूज़ का रीमा जो है ये वैल्यूज़ का दूसरा नाम है। थैंक यू शहजाद साहब। रीमा या मीरा? जरा रीमा फैसला जी, कर लें। रीमा जहन पे मेरा सवाल है। नहीं, बड़े नहीं, शुगर उस तो में ही है। आऊंगी फिर आऊंगी, आ गई हो ना, आती जाती रहो। बोल नहीं सकते मगर की सारी बातें। जाती दोस्त और ड्रेस डिजाइनर आसिया साहिल खान से मिलने उनके घर पहुंची। रीमा को 19-20 साल से जानती हैं। इनमें क्या क्या तब्दीलियां आईं और आप इनके लिबास में क्या तब्दीलियां लेकर आई? 95 में मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ इनके। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। ये मेरी छोटी बहन है और आपा है मेरे बच्चों की। और बहुत चेंज आया इसमें। इनके कपड़ों में क्या चेंज आया? शी इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ड्रेसर नाउ। फ्रॉम द वो वाली डांस फिल्म रीमा वाली से अब की रीमा इतनी क्लासी है कि लोग सारे बहुत एडमायर करते हैं। एज ए पर्सन कैसी हैं? बहुत लविंग, बहुत अफेक्शनेट, बहुत कमिटेड, और जिनके साथ इनका प्यार होता है उसके लिए हर चीज़ शी विल गो टू एनी लिमिट टू सपोर्ट दैट पर्सन। हिपोक्रेसी नहीं है इसके अंदर। शी इज़ व्हाट शी इज़। दो 200 से जायद फिल्मों में काम किया, दर्जनों निगार अवार्ड और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिले। क्या पाकिस्तान में अवार्ड मेरिट पर मिलते हैं? क्या जवाब दूं सुहेल साहब। 2000 से पहले 1997 में नेशनल अवार्ड हुआ और उसमें मेरी फिल्म नॉमिनेट हुई, मगर रातों रात जो फैसला था वो तब्दील हो गया। तो किसको मिला? आप हिस्ट्री में जाए और देख लें कि वो अवार्ड किसको मिला। मेरे अब उनके साथ बहुत अच्छे हालात हैं, उन मोहतरमा के साथ, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकती। किसने करवाया? अब ये नहीं मालूम कि उसमें इंडस्ट्री के कितने लोग इन्वॉल्व थे, मिनिस्ट्री की तरफ से कितने लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि उस वक्त तो कल्चरल मिनिस्ट्री थी हमारी। फिल्म और सियासत में चोली दामन का साथ है। आपकी उठान से लगता है कि आप कभी ना कभी सियासत में ज़रूर आएंगी।
सुहेल साहब, मुझे सियासत से लगाव ज़रूर है क्योंकि मैंने कुछ पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ किए अमेरिका के अंदर भी और पाकिस्तान में भी। जो मैं प्रोग्राम कर रही थी एज एन एंकर, उसमें मुझे बहुत सारे पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू करने का मौका मिला। आपको टिकट की ऑफ़र हो तो क्या कबूल करेंगी? बिल्कुल नहीं सुहेल साहब। आप मियां नवाज शरीफ से मिली, आप सदर आसिफ जरदारी से मिली, इमरान खान से मिली, इनमें से कौन बतौर सियासतदान अच्छा लगा? मुझे क्या 18 करोड़ आवाम को वही सियासतदान अच्छा लगेगा जो इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ बेहतर करेगा, कुछ कोई बेहतर कर रहा है? करेगा। अभी मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं कर रही कि पंजाब गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो, चूँकि मैं इतने अरसे के बाद पाकिस्तान आई हूँ तो मुझे वो देखकर बड़ी खुशी हुई। शहबाज शरीफ साहब से मुतासर हैं? उनके काम से जो अभी रिसेंटली वो कर रहे हैं तो नज़र आ रहा है कि कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, वरना अमूमन वादे किए जाते हैं मगर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। आपने कहीं कहा था कि मैं शेख रशीद का इंटरव्यू करना चाहती हूँ, उनसे आखिर क्या पूछना चाहती हैं? बहुत कुछ, अगर मुझे मौका मिला, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब प्रोग्राम किया था एज एन एंकर एक चैनल पर, मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज़ किए थे और जितनी भी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले नॉन पॉलिटिशियंस हैं, मुझे इत्तफाक हुआ उनके साथ बैठने का, उनसे सवाल करने का, लेकिन शेख साहब अवेलेबल नहीं थे उस वक्त। तो ऐसा तो नहीं कि वो आपके सामने बैठने से कतराते हैं? आई डोंट थिंक सो। वो इतनी पुरतमाद शख्सियत हैं और इतनी इंटरेस्टिंग शख्सियत है उनकी, वो इतने खूबसूरत जवाब देते हैं कि बीइंग एन एंकर मेरी भी ख्वाहिश है कि मुझे भी मौका मिले और मैं उनसे ज़रूर सवाल करूं। ऐसा लगता है कि वो आपकी अदाकारी को बहुत पसंद करते हैं, आपकी शख्सियत में भी दिलचस्पी लेते हैं? ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कौन किसको कितना पसंद करता है या किसी की शख्सियत में कितनी आप तक दिलचस्पी कभी लेता इजहार है। किया आपके सामने? नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ उनसे मुलाकात हुई लास्ट ईयर हिंदुस्तान में, दिल्ली में एक शादी थी जहां इमरान खान साहब भी आए हुए थे और शेख साहब भी आए हुए थे और बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और मेरे हस्बैंड ने भी उनकी तारीफ़ की कि ये बहुत हाजिर जवाब सियासतदान है और बहुत ओपनली जवाब, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ख़ासतौर पर इंडिया को। लेकिन आमतौर पर वो अपनी रंगीन मिजाजी की वजह से भी मशहूर है। अब ये आप बेहतर समझते होंगे, मैंने ना उनका ये रुख देखा है, ना मैं इस पर कोई तज्जिया कर सकती हूँ। कहा जाता है कि शादी से फिल्मी हीरोइनों की मकबूलियत में कमी आ जाती है। क्या आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया? शादी से तो इज्जत में इजाफा होता है, कमी कहाँ आती है? शोहरत का अंदाज तब्दील हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के सामने शादीशुदा होने के बाद किस अंदाज से आते हैं। शफकत चीमा हो या दर्जनों परस्तार जो आपका हाथ थामना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, वो तो बड़े मायूस हुए होंगे। ये बल्कि मैं अमेरिका में थी, मैंने शफकत चीमा साहब का इंटरव्यू सुना। मुझे हैरत इस बात की है कि उनके साथ 20 साल काम किया और कभी ऐसी बात उन्होंने सामने नहीं कही और इतने सालों के बाद वो हाफिज़ कुरान भी थे और बल्कि हैं और बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक, हम सब के फेवरेट थे वो। तो आप हैरान हुई? मुझे वाकई बहुत हैरत हुई। मैंने उमर शरीफ साहब के एक प्रोग्राम में उनका ये इंटरव्यू सुना। ये उनका अपना एक प्यार है, उनका अंदाज़ है, मगर खुशी इस बात की हुई कि उनके उस प्यार में भी एक पाकीज़गी थी, एक तकद्दुस था। आपके शौहर कहते हैं कि आप बहुत लंबी लंबी दुआएं करती हैं, सब कुछ तो मिल गया, अब खुदा से क्या मांगती हैं? क्या नहीं मांगती? हर वो अच्छी चीज़ जिससे मेरी दुनिया भी संवर जाए, जिससे मेरी आखिरत भी संवर जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी क्या है? बस 2 जहां, एक ये जहां, एक वो जहां। इन 2 जहानों के बीच का फासला बस एक सांस का, जो चल रहा है तो ये जहां, जो रुक जाए तो वो जहां।